हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हमारी कहानी का नाम है किस्सा बुली और बाघ का। इसके ओरिजिनल पब्लिशर हैं दस्तकारी हाट। इसको लिखा है शालिनी रे ने। इसके इलस्ट्रेटर हैं नानकुसिस श्याम और इसके ट्रांसलेटर हैं भावना पंकज। सुबह के 4:30 बजे थे, लेकिन सूरज की एक नन्ही किरण चुपके से कमरे में चली आई थी। सोती हुई बुली के चेहरे को गुदगुदाकर वह मिट्टी की ठंडी सख्त जमीन पर फुदक रही थी। असम में बहुत सवेरे भोर हो जाती है। सूरज नहीं उगा कि लोग बाग भी एक एक करके उठने लगते हैं। ऊ आ करती आंखें मलती बुली भी अंगड़ाई ले रही थी। कमरे के बाहर परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम में जुट गए थे। माँ घर बुहार रही थी और आयता यानी उसकी दादी चूल्हा जला रही थी। आ आ आ करती बुली की बड़ी बहन शांति बरामदे में हुमकती मुर्गियों को दाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी मुर्गियों के किकियाने की तीखी आवाज़ आई। बुली का छोटा भाई बाबू जोर से चिल्लाया, मुर्गियों को उड़ाता, उन्हें बीच से भगाता। यह उसका रोज़ का नियम था, मुर्गियों को डराना, उन्हें सताना। चल बुली, इससे पहले कि कोई तुझे उठाने आए तो खुद ही उठ जा, बुली अपने आप से कह रही थी। लेकिन सुबह सुबह का सुरमई उजाला, उसके वो गुनगुने पल, कैसी प्यारी नींद आती है। तब बुली उन पलों का मज़ा लेती वहीं पड़ी मचलती रही। ऊपर बांस की दीवार पर धागे से लटकी गत्ते की 3 बड़ी बड़ी रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं। बाग धोरा टीला यही नाम था बुली के गांव का। यहाँ बुली समेत सभी के घर बांस के बने थे। बांस की शहतीरें और बांस की बुनी पुख्ता चटाइयों की दीवारें, किवाड़ और सरकरवी खिड़कियां भी बांस की, और उसी से बने दरवाजे और बाहर का बाड़ा। चावल जमा करने वाली धानी, अनाज मापने वाली छोटी टोकरी, चाय की छलनी, मछली पकड़ने वाला फंदा, सब कुछ बांस का था। बुली के बाबा बांस की टोकरियां बनाते थे। आखिर बुली उठकर सीधा अपने पिता को प्रणाम करने गई। वे टोकरियों के ढेर के आगे बैठे। कोका उसके दादाजी के पास बैठे थे। दोनों बहुत गंभीर दिखाई पड़ते थे। टोकरियां बुनते बुनते अक्सर दोनों में बातचीत चलती थी। आज वह भी बंद थी। उसने अपने पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन पिताजी किसी गहरी चिंता में डूबे थे। अनमने से होकर बोले, जा बेटा, अपनी आयता का हाथ बटा। ज़रूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ थी। हमेशा मुस्कुराने वाली उसकी आयता के माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। आखिर बात क्या थी? बुली बेचारी भी चुपचाप रात की चटपटी हरी मूंग की दाल का नाश्ता करने बैठी। स्कूल जो जाना था। खाते खाते वह सोचने लगी कि आखिर बात क्या है, घर वाले इतने परेशान क्यों हैं। बू ई ली ओ बू ऊ ली। बाहर दरवाजे पर आलोका ने गुहार लगाई। आलोका बुली की सबसे प्यारी सहेली थी। बुली ने 5-6 कोनों से मुड़ी किताबें अपने फटे पुराने बस्ते में फेंकी और बाहर की तरफ भागी। दोनों सहेलियां एक साथ खेली बड़ी हुई थीं। दोनों के परिवारों का आपस में खासा मेलजोल था। तय हुआ था कि वक्त आने पर बुली की बहन शांति का ब्याह आलोका के बड़े भाई प्रवीर दादा के साथ होगा। दोनों सहेलियों के बीच बहनों का सा प्यार था। एक दूसरे से बात किए बिना दोनों की रोटी नहीं पचती थी। हाथ में हाथ डालें दोनों सहेलियां पाठशाला की ओर चल दी। स्कूल गांव से 2 किलोमीटर दूर शहर में था। पता नहीं क्या बात है, लेकिन घर पर बहुत बड़ी गड़बड़ है, बुली बोली। सब लोगों के मुंह लटके हुए हैं। हाँ, मेरे यहाँ भी, आलोका ने कहा। कल जब प्रवीरदा बाजार से लौटे तो बहुत ही चिड़चिड़े से थे। मुझसे बात नहीं की। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। मुझे पता है, मुझे पता है, पीछे से यकायक आवाज़ आई तो दोनों लड़कियां ठिठक गईं। उफ, यह बाबू था। यह लड़का तो एक घड़ी भी टिक कर नहीं बैठता था, और अभी देखो कैसे बिल्ली की तरह दबे पांव पीछे से आया। क्या पता है तुम्हें? बुली ने पूछा। अगर बताऊं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? एक तमाचा, अगर अभी के अभी नहीं बताया तो। बाबू अपनी बहन को खूब जानता था और उसे पता था कि ये कोरी धमकी नहीं है। अब बांस आसानी से मिलने वाला नहीं। ठेकेदार अपने माल के हजारों रुपए मांग रहा है।
रही सरकार से सीधे बांस खरीदने की बात, तो वह तो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को मिलता है, और पिताजी के पास इतने सारे पैसे तो हैं नहीं। मैंने उन्हें बात करते हुए सब सुना। कूदते फांदते धूल उड़ाते बाबू ने एक ही सांस में सब उगल दिया। यह सब सुनने के बाद बच्चे चुपचाप अपनी राह चलते रहे। यह तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। कुछ ही देर बाद वे ईंटों के कारखाने के बाहर खड़े थे। यहाँ से शुरू होता था शहर। दरवाजे के बाहर लंबी कतार में लोग कारखाने के भीतर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बुली को यह जगह एक आंख नहीं भाती थी। कारखाना देखकर वह सिहर गई। घर में एक बार पैसे की बहुत किल्लत हो गई। तब उसके माँ पिता और उसने कारखाने में ईंटें उठाने का काम किया था। इस बार फिर वैसी ही स्थिति थी। अगर बांस नहीं मिला तो न टोकरियां बनेंगी न घर चलेगा, और एक बार फिर उन्हें इस कारखाने में मजदूरी करने आना पड़ेगा। सोचकर बुली मन ही मन कांप गई थी। इसी उधेड़बुन में स्कूल आ पहुंचा, लेकिन बुली को सिर्फ एक बात खाए जा रही थी। टोकरियां बनाने के लिए वह पिता को बांस कहाँ से ला कर दे। पूरा दिन बुली बस इसी सवाल का जवाब ढूंढती रही। शिक्षिका ने क्या पढ़ाया उसे कुछ पता नहीं था। जब गृह कार्य ना करने के लिए सजा मिली तो भी अपना सिर झुकाकर वह चुपचाप खड़ी रही। कक्षा के बाकी बच्चों के साथ 12 का पहाड़ा भी बोला, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। और तो और जब खगेन, जो स्कूल का सबसे शरारती बच्चा था, उसने रबर बैंड की गुलेल से उस पर निशाना साधा, तो भी वह चुप रही। खाने की छुट्टी में रोज की तरह ओलूगुती तोलूगुती भी नहीं गए। बस आलोका के साथ एक कोने में बैठी रही। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अपने दोनों परिवारों की इस मुसीबत को कैसे हल किया जाए। बाकी की कक्षा में क्या हुआ, कब खत्म हुई, बुली को पता ही नहीं चला। फिर छुट्टी की घंटी बजी। आमतौर पर घर जाने से पहले दोनों सहेलियां बाकी लड़कियों के साथ गप्पे मारती थीं। आज वह भी नहीं हुआ। 1 घंटे बाद मुझे पुलिया पर मिलना, घर जाते जाते बुली आलोका से बोली। उसकी आवाज़ में उत्सुकता थी। ऐसा लगता था उसे कोई तरकीब सूझी थी। मिलने पर बुली ने आलोका को बताया कि योजना को सफल बनाने के लिए कुल्हाड़ी या चाकू जैसे तेज औजार की ज़रूरत थी। बुली जानती थी कि उसे यह औजार कहाँ मिल सकता है। बुली अपनी दादी के पास पहुंची। दादी धूप में आंवले सुखाने डाल रही थीं। पास ही नींबू और जैतून के अचार के मर्तबान रखे थे। आईता, पिता कहाँ हैं? बुली ने कुछ लापरवाही से पूछा, जैसे उसे किसी बात की खबर ना हो। ठीक भी था, वरना यह बड़े बुजुर्ग तो जैसे सब कुछ सूंघ लेते हैं। इन्हें शक हो गया तो तरकीब धरी की धरी रह जाएगी। बांस लेने गया है गुवाहाटी, प्रबीर दा के साथ, आयता बोली, और खट्टे आंवले उठाती अपनी पोती की उंगलियों पर एक करारी चपत रसीद कर दी। लेकिन बुली तब तक आंवलों की मुट्ठी बनाए वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी। बुली के दादा छप्पर तले काम कर रहे थे। चलो यह भी अच्छा हुआ कि वे अकेले हैं, बुली ने सोचा। बाबू भी नदारत था। वैसे होगा यहीं कहीं, शांति की शांति भंग करने में लगा हुआ होगा, या फिर अपनी टोली के साथ पिट्ठू खेल रहा होगा। देख बिटिया, मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। अपनी पोती के हाथ में बांस की एक प्यारी सी नन्ही टोकरी देते हुए कोका मुस्कुराए। मोटे मोटे चश्मों के पीछे से उनकी आंखें हंस रही थीं। एक नहीं, यहाँ तो तरह तरह की नन्ही टोकरियाँ थीं। छोटी छोटी कुर्सियाँ, मेज, दीवान और छत वाली छोटी सी बैलगाड़ी भी। और मेरी सयानी बुली रानी ने पाठशाला में आज क्या क्या सीखा। देखना, कहीं हमारी बिटिया इतनी समझदार न बन जाए कि एक रोज़ दिल्ली पहुंचकर देश की प्रधानमंत्री बन जाए और अपने बेचारे कोका पर रौब जमाती फिरे। बुली खिलखिलाई। कोका कोका, एक कहानी सुनाइए ना। कहते कहते बुली की आंखें छप्पर में कुछ ढूंढने लगीं। बांस की डंडियों का ढेर जो कल तक छप्पर की छत छूता था, अब एक छोटी सी ढेरी बना रखा था। वो कौन सी कहानी सुनेगी मेरी बेटी? कोका ने बांस की लंबी छड़ी को बड़ी निपुणता से छोटे टुकड़ों में काट दिया। फिर अपनी दाव की तेज चौड़ी धार से बाहर की सख्त छाल छील दी। बाघ की कहानी कोका, बाघ की कहानी। क्यों बच्ची, ये कहानी सुनते सुनते तू थकी नहीं? एक ही झटके में कोका ने सब टुकड़ों को लंबाई के साथ आधा आधा काट दिया।
शुक 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 बिजली की तेजी से दाव बांस को काट रही थी। फिर कुछ यहाँ घुमाया, कुछ वहाँ मोड़ा और कोका की उंगलियों में से बांस की पतली पतली पट्टियाँ किसी फूल की तरह खिल गईं। इन पट्टियों से जापियाँ बनने वाली थीं, ऊपर से तंग और नीचे से चौड़ी। शंकुदार टोपी जिसे किसान धान बोते वक्त पहना करते हैं, इन्हें असम में जापी कहते हैं। लेकिन इस साल बारिशें पड़ चुकी हैं और खेतों में खड़ी फसल कटने को है। इसलिए त्योहार पर अब की बार लोग जापियों के अंदर रंगदार ऊनी अस्तर या मोटे चमकदार कागज़ के टुकड़े लगाकर उन्हें गोटा पट्टी, मोतियों और छोटे छोटे खिलौनों से सजाकर अपने अपने घर की दीवारें सजाने वाले थे। कोका ने गिनकर 5 पट्टियां निकाली और सांचे के ऊपरी सिरे को उनसे बुनने लगी। बुली दादा को यह काम करते हुए वह हजारों बार देख चुकी थी, लेकिन टोपी के ढांचे पर बांस की पट्टियों का जाल बुनता देखना उसे अब भी किसी जादू से कम नहीं लगता था। कोका अब टोपी का निचला हिस्सा तैयार कर रहे थे। फिरकी की तरह उनकी उंगलियां बांस की पट्टियों के बीचों बीच भाग रही थीं। देखते देखते वह हिस्सा भी तैयार हो गया और टोपी का किनारा पंचकोण तारे की तरह दिखने लगा। फिर उन्होंने अंदर की तह बनानी शुरू की। बुली अक्सर टोपियों को सजाने में मदद करती थी। कैंची लेकर बुली ने एक चमकीले कागज को छोटे छोटे तिकोने में काटना शुरू किया। तभी कोने में पड़ी पिता की दाव उसे दिखाई दी। हो गया काम। अब बस इतना ही करना था कि बिना किसी की नज़र पड़े उसे घर से बाहर ले जाना था। कोका ने जापी की भीतरी तह भी बना ली थी। बुली से उन्होंने कटे हुए कागज़ के तिकोने लिए और टोपी की दोनों तहों के बीच में अच्छी तरह से फंसा दिए। फिर बांस की कुछ मोटी पट्टियों से टोपी की निचले अंदर वाले हिस्से को पुख्ता किया। एक छल्ला ऊपर के शंकु वाले हिस्से पर लगाया और किनारी पर एक चक्करदार पट्टी लगाकर टोपी की बाहर और अंदर की तहों को पक्का कर दिया। बस अब किनारे की कुछ झालर और गोटा पट्टी लगाना बाकी था। काम करते करते कोका ने अपनी कहानी शुरू की। बड़ी पुरानी बात है। कितनी पुरानी? बुली चहकी। बीच में नहीं टोकते बच्ची। मेरे कोका के कोका के कोका के पिता के समय की बात है, शायद उससे भी पहले की। तब नदी के किनारे सिर्फ 5 घर थे। पीछे पहाड़ी थी और चारों तरफ दूर दूर तक घने जंगल के अलावा कुछ नहीं था। लोग बस अपनी ज़रूरत भर के लिए धान और सब्जियां उगाते और जो थोड़ा बहुत बचता उसे बाजार में बेच आते थे। एक साल बहुत तेज बारिश हुई। कोयले जैसा काला आसमान, ऐसा लगता था जैसे सूरज दिन में ही लंबी तान कर सो गया हो। हर रोज छमछम करके जल बरसता था। नदी में पानी बढ़ने लगा तो बस बढ़ता गया और फिर एक दिन बांध टूट गया और उफनता हुआ पानी हमारे खेतों, हमारे गांव की ओर वेग के साथ आने लगा। उसके बाद भी मूसलाधार बारिश होती रही। पानी घुटनों तक पहुंच आया और गर्दन तक उठने लगा। लोग बेचारे बेहाल डरे हुए थे। गीले भूखे सब बचे कुचे सूखे कोनों में दुबके हुए। ऐसा लग रहा था जल्दी ही कोई उपाय नहीं किया गया तो सब तहस नहस हो जाएगा, सारा सामान बाढ़ में बह जाएगा और सब डूब जाएंगे। और फिर उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, ग्रर आ ग्रर। इतनी ऊंची जोरदार आवाज़ की बादल भी क्या गरजेंगे। बारिश जैसे डर के मारे थम गई। सूरज भी बादलों की भीड़ से बाहर निकल आया, यह देखने के नीचे जमीन पर आखिर क्या हो रहा है। दूर ऊपर पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत विशालकाय सजीला बाघ खड़ा था। उसकी खाल सोने जैसी चमकीली थी। वही गांव वालों को बुला रहा था, गुर्र आ गुर्र आ गुर्र। क्या बात करते हैं कोका, बाघ भी कहीं हमारी भाषा बोलते हैं। बुली ने बात काटी। क्या तुम किसी बाघ से मिली हो? कोका झल्लाए। बात तो सही थी। अब तक तो बुली सपने में भी बाघ से नहीं मिली थी। बुली ने ना में सिर हिलाया। तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो? कोका गुर्राए। अब तुम थोड़ी देर बिल्कुल चुप रहो और मुझे कहानी खत्म करने दो। कोका कहानी फिर से कहने लगे। पहले तो लोग ऊपर जाने के नाम से भी कांप रहे थे। उससे पहले पहाड़ी पर कोई नहीं गया था और फिर भी ये हो सकता था कि बाघ की कोई चाल हो। बाघ का शिकार बनने से बाढ़ का शिकार बनना बेहतर था, ऐसा सोचकर वे अपने अपने घरों में दुबके रहे। बाघ ने लोगों को हिचकिचाते देखा। गुर्र गुर्र, ऊपर आ जाओ, ओ यहाँ तक पानी कभी नहीं आएगा, यहाँ सब सुरक्षित रहेंगे। दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए एक बार फिर दहाड़ लगाई। इस बार लोगों को लगा कि शायद बाघ की बात मान लेनी चाहिए।
वैसे भी आगे कुआं था तो पीछे खाई थी। लोग चढ़ाई करने लगे। उधर बाघ सबको सही जगह ले जाने के लिए आधा रास्ता नीचे उतर आया। गांव वालों ने मन में बाघ के लिए श्रद्धा जागी, वे उसके पीछे पीछे हो लिए। यह बाघ तो बहुत दयालु था, आखिर उसने सबको बचाया था। ऊपर पहुंचे तो पहाड़ी पर क्या नज़ारा था। मछली से भरे तालाब, दरिया, फलों से लदे पेड़ और बांस के घने उपवन। नए घर बसाने के लिए इस जगह से सुंदर और क्या हो सकता था। गांव वाले बहुत खुश हुए। फिर एकाएक उन्हें याद आया कि उनके खेत तो नीचे रह गए। खेती नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा, यह बात उन्हें सताने लगी। आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। यह बाघ की आवाज़ थी। मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपकी सबकी बातें सुन ली हैं। आप बिल्कुल चिंता न करें। यह बाघ दयालु होने के साथ साथ कितना सभ्य था। यदि आप उचित समझें तो मेरे साथ आइए। लोग बाघ के साथ चलते चलते बांस के जंगलों में आ गए। यह स्थान बांस से भरा हुआ था। यह बहुत मजबूत होता है, घर बनाने के लिए उत्तम, क्योंकि यह बारिश या पानी में खराब नहीं होता और लचीला इतना होता है कि इसकी टोकरियां भी बन सकती हैं। घर में सामान रखने के लिए तो सभी को टोकरियां चाहिए। आप लोग टोकरियां बुनकर बाजार में उन्हें बेच सकते हैं। फिर बाघ ने बस एक बार अपना पंजा घुमाया और बांस का एक तना नीचे आ गया। फिर अपने नाखूनों से उसे पतला पतला छील दिया। उसके बाद उसने सबको चटाई और टोकरी बुनना सिखाया। इतना सब करके वह ना जाने कहाँ गायब हो गया, शायद उसी घने जंगल में कहीं। लेकिन लोगों को पता था कि वह पेड़ों की ओट से उन्हें ही देख रहा है। बस फिर क्या था, सबने मिलकर गांव को नए सिरे से बसाना शुरू किया। बाघ ने उस टीले, उस पहाड़ी पर लाकर न केवल उनकी रक्षा की थी, बल्कि उन्हें एक नया हुनर भी सिखाया था। उस दयालु बाघ की स्मृति, उसके सम्मान में गांव का नाम पड़ा बागधोरा टीला। और आज सदियों बाद भी हम उस पहाड़ी के इस गांव में रहते हैं और टोकरियां बनाकर गुजर बसर करते हैं। लेकिन बाघ कहाँ गया, बुली जानने को बेचैन हो रही थी। लेकिन वह जानती थी कोका को उसका यह सवाल पूछना अच्छा नहीं लगेगा। अरे वह तो आज भी यहीं कहीं जंगल में रहता है और पूरे गांव की रक्षा करता है। लोग तो यह भी कहते हैं कि जब कभी गांव पर मुसीबत आती है वह हमारी मदद करने जंगल से बाहर ज़रूर आता है। ओह, बहुत देर हो गई। अच्छा कोका, अब चलती हूँ, मुझे मछली भी लानी है। बुली अपने दादा को समझाकर चलने को हुई। औजार वाले कोने में जाकर कैंची, कागज़ आदि बाकी सामान जल्दी जल्दी में ऐसे धरने लगी जैसे उसे वाकई बहुत जल्दी थी। जब वह छप्पर से निकली तो चुपके से अपने लहंगे में छिपाकर पिता की दाव भी साथ लेती आई। बुली ने अपना बाकी सामान उठाया और वह आलोका रोज दोपहर में मछली पकड़ने को जाते थे। चूंकि यह उनका रोज का काम था, इसीलिए किसी ने कोई खास ध्यान भी नहीं दिया। मछली की टोकरी में दाव छिपाकर बुली पुलिया की ओर भागी। आलोका पुलिया पर खड़ी बुली का इंतजार कर रही थी। दरिया के एक तरफ बुली का गांव था, दूसरी तरफ जंगल और बीचों बीच झूलती लंबी पुलिया। तो लाई कि नहीं, आलोका ने पूछा। हाँ है ना, बुली ने अपनी कमर से लटकती टोकरी को छूकर कहा। लेकिन चल पहले कुछ मछली पकड़ लें। रात के खाने के लिए मछली पकड़कर लाना घर के बच्चों की जिम्मेदारी थी। पहाड़ी पर छोटी छिछली बिसियों तालतलैया थी और उनमें नाचती कितनी ही रुपली मछलियाँ जो उनमें उगते जल वनस्पति पर जीवित रहती थी। बुली और आलोका ने मछली पकड़ने वाली बांस की बोतलों को पानी में डाला और फिर बाहर निकाला। उनमें से घास पत्ते बीनकर मछलियों को अपनी अपनी टोकरियों में फेंका। कुछ ही देर में उनकी टोकरियों में मछलियों का ढेर लग गया। लड़कियों ने पुलिया की तरफ रुख किया। दोनों ने अपने परिवार के लिए जंगल से बांस लाने की ठानी थी। रहा बांस ढूंढने का काम, तो पूरा जंगल बांस के झुरमुट से भरा पड़ा था। बुली और आलोका को पूरा विश्वास था कि वे बांस को सिर पर रखकर घर ले आएंगी। आखिर कारखाने में मजदूरी करते वक्त दोनों ने 5-5 ईंटें अपने सिर पर उठाई थी, तो फिर बांस क्या मुश्किल था। समस्या थी तो सिर्फ एक, अगर बांस लाते समय उन्हें किसी ने देख लिया तो। वैसे अब तक सब उनकी योजना के मुताबिक ही चल रहा था। मन ही मन दोनों मना रही थी कि बांस मिलने की खुशी में माता पिता ये पूछना ही भूल जाएं कि आखिर वह आया कहाँ से। अपनी तरकीब पर खुद को शाबाशी देती हुई दोनों सहेलियां पुलिया पार करके जंगल में चली गईं। लेकिन ये क्या, यहाँ तो उनसे पहले कोई और ही पहुंचा हुआ था। एक खुले स्थान पर बाबू और खगैन एक पुरानी प्लास्टिक की गेंद खेलने में लगे थे। वृक्षों की आड़ में दोनों चुपचाप निकल ही रही थी कि सामने संगीता अपने छोटे भाई उप्पल के साथ जरावन इकट्ठा करती हुई दिखी।
कहाँ जा रही हो तुम दोनों? संगीता ने पूछा। बांस लाने, हम भी चलेंगे कहकर बहन भाई की जोड़ी कोई भी जवाब सुनने से पहले उनके पीछे चल दी। बिना बुलाए मेहमान की तरह लड़कियों के साथ हो लिए। लड़कियों ने बहस ना करना ही ठीक समझा। इधर शाम ढलने को थी। कतार बांधे सब लोग चुपचाप जो चले तो बांस के एक घने झुरमुट के पास आकर ही रुके। बुली ने टोकरी में से दाव निकाली। वैसे तो इससे पहले उसने दाव को छुआ तक नहीं था, लेकिन बाकी सब पर थोड़ा रुआब जमाने के लिए कि दाव चलाना तो उसके बाएं हाथ का खेल है, बुली उसकी तेज धार से बांस काटने लगी। जैसे ही उसने तने को छुआ, पीछे से चरमराहट हुई और धम से कुछ नीचे गिरा। सबके चेहरे स्याह पड़ गए। यह क्या था? हू हू, मैं जंगल का भूत हूँ। तुम सब मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? पता चला यह तो बाबू और खगेन थे, तो सबकी जान में जान आई और सभी हंस पड़े। यह मुझे दो। खगेन ने बुली के हाथ से दाव छीन ली और डींग मारते हुए बोला, दाव चलाना बच्चों का खेल नहीं। श्श, आलोका ने अपने मुंह पर उंगली रखकर सिसकारी लगाई। पेड़ों के बीच कुछ सरसराहट हुई। ऐसा लगा कोई वहां पर हिला हो। हे भगवान, अब क्या था? डर के मारे सबकी घिग्गी बन गई। उपल चीखा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। डर तो बुली भी गई थी, लेकिन इस तरह डरने से कैसे चलता। बुलंद आवाज में बोली, संगीता अपने भाई को चुप करा, और बाबू तू नाचना बंद कर। मैं जरा देख कर आती हूँ कि वहां पर क्या है। हल्की सी फटकार सुनने के बाद सब थोड़ा शांत वहीं बैठ गए और बुली आवाज की ओर बढ़ने लगी। चरमराहट कुछ ऊंची हो गई थी। एक टहनी टूटी। पीले रंग की कोई चीज बिजली की तेजी से वहां से निकली। बुली का रहा सहा हौसला भी जवाब दे गया। उसने आव देखा ना ताव, बस मुड़ी और लगी भागने। उसकी देखा देखी बाकी सब लोग भी ऐसे दौड़े जैसे कि बस पुलिया पर जाकर ही रुके। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। दाव कहाँ है? हाफते हाफते बुली ने खगेन से पूछा। मुझे क्या मालूम, मैंने सोचा तुम्हारे पास है। लगता है दाव वहीं रह गई, चलो चलकर ले आए। हम क्यों जाएं? तुम्हारी दाव है, तुम जाओ। खगेन की आवाज से डर टपक रहा था। सिर्फ आलोका बुली के साथ जाने को तैयार हुई। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों सहमी सहमी वापस उसी जगह लौटी। दाव वहीं पड़ी थी जहां पर खगेन के हाथ से छूटी थी, और उसके पास ही बांस की एक टहनी भी टूटी पड़ी थी। ओह, तो इसकी वजह से हमारे दोनों शेर चूहों की तरह सिर पर पैर रखकर भागे थे। बुली और आलोका खिलखिलाकर हंस दी। गोधूली का समय हो चला था। चहचहाते पंछी अपने अपने बसेरों को लौट रहे थे। टर्टर करते मेढक पोखरों में छपक छपक छलांगे लगा रहे थे, और छम छम पायल बजाते झिंगुर रात को आवाज दे रहे थे। बांस तो नहीं मिला था, लेकिन अब घर जाने में ही भलाई थी, लड़कियों ने विचार किया। चलने के कुछ देर बाद उन्हें लगा कि वे रास्ता भूल गईं। उन्होंने शायद कोई गलत मोड़ ले लिया था, और अब वो इतने घने जंगल में किससे पूछी। पूछो मत। डर ने बुली और आलोका को एक बार फिर लपेट लिया। दोनों के माथे पर पसीना था और वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोच रही थीं कि घर जाएं तो आखिर किस तरफ से। तब उन्होंने एक आवाज सुनी। एक मध्यम सी सरसराहट पूरे जंगल की खामोशी को तोड़ता। बस एक वही स्वर। लगता था जैसे दूर से अपने राजा को आता देख प्रजा ने चुप्पी साध ली हो। वह क्या था जो बिजली की तरह कौंधा था? बुली और आलोका ने उस झुटपटे में देखने की भरपूर कोशिश की। ओह, यह क्या? क्या यह वही सुनहली भूरी धारीदार पूंछ नहीं थी? बुली को कोका की कहानी का हर शब्द याद हो आया। यह आवाज, हाँ, उन्हें इसके पीछे पीछे जाना चाहिए। ऐसा सोचकर पूरे विश्वास के साथ दोनों लड़कियां चल पड़ीं। चुर्र चुर्र, ठप ठप, चाय छप, सर सर, दोनों उस आवाज के पीछे पीछे चलती रहीं, और फिर वे उस रास्ते पर पहुंची जो सीधा पुलिया की ओर जाता था। अंधेरा गहरा था, लेकिन उन्होंने देखा धीरे से फड़कता एक कान, मूंछ का वह हिस्सा, बाल, और बस एक बार दिखाई दी वो चमकती स्नेहिल आंखें, जिसने कहा, डरो नहीं, मैं हूं ना। लड़कियां जंगल से बाहर आ गई थी। अपने दोस्त को धन्यवाद देने जब पीछे मुड़ी तो वहां कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं था। सुनाई देते थे तो सिर्फ जंगल के स्वर, और दिखाई पड़ती थी तो उस पार गांव में टिमटिमाती रोशनी। बुली आलोका को अलविदा कहकर अपने घर की ओर भागी। आज के बारे में उसे बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन वह बस अभी घर पहुंचना चाहती थी, और इससे पहले कि किसी और को दाव के ना होने का पता लगे,
उसे उसके स्थान पर ज्यों का त्यों रख देना चाहती थी। बुली दाव रखकर आयता को मछली देने आई। उन्हें देर से आने का कोई बहाना सुना ही रही थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। गुवाहाटी से पिता वापस आए थे और साथ ही उनकी मुस्कुराहट भी लौट आई थी। गुवाहाटी में क्या हुआ सुनने के लिए सब लोग जल्दी से पिता के इर्द गिर्द जमा हो गए। शहर में एक व्यापारी के साथ सौदा पक्का हो गया था। उसने कहा अगर हम ज़्यादा माल खरीदेंगे तो वह पुराने दामों पर बांस बेचने को तैयार है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए हमने गांव के सभी कारीगरों के लिए बांस खरीद लिया। बस कल ही वहां से ट्रक रवाना होगा और सामान हमारे पास पहुंचा देगा। इधर बुली अपनी कहानी सुनाने को उतावली हो रही थी। सारे शोरगुल और गहमा गहमी के बीच बुली ऊंची आवाज में बोली, आज जंगल में आलोका और मुझे एक बाघ दिखाई दिया था। यह सुनकर सभी हंस पड़े। क्यों बेकार हाँक रही हो छुटकी? शांति दीदी खिल्ली उड़ाती बोली, आजकल जंगल में कोई बाघ भाग नहीं होते। बुली ने कोका की तरफ प्रश्न भरी नज़र से देखा। कोका बोले तो कुछ नहीं, लेकिन चश्मे के पीछे से उन्होंने आंख दबाई और अपनी पोती को देखकर मुस्कुरा दिए। बुली के होंठों पर भी मुस्कान खिल गई। कोका को सब खेल समझ में आ चुका था। तो ये थी एक कहानी असम के आंचल से। बहुत लंबी कहानी थी बच्चों, लेकिन कहानी अच्छी थी। इसमें बच्ची ने कितनी बहादुरी दिखाई है। ज़रूरत पड़ने पर आप भी अपने घर परिवार की मदद करना और कभी ना डरना। फिर मिलते हैं आपसे। गुड बाय।